हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आई वेलकम यू इन दिस सीरीज ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो आज हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। सो मोल कंसेप्ट है क्या? देखिए, होता क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर यूनिट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लेंथ को मेजर करना हो तो हमें लगता है स्केल। ठीक है, और इसकी जो यूनिट्स होती है, लेंथ की जो यूनिट्स होती है वो मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, बट ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर हमें वेट मेजर करना हो तो उसके लिए भी स्पेसिफिक यूनिट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, लाइक दैट। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करना होता है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक यूनिट दी गई, जिसको बोलते हैं मोल। ओके, सो मोल बेसिकली है द यूनिट टू मेजर द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये है मोल कंसेप्ट। और मोल जो होता है वो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लाइक लेंथ, वेट, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। उसी तरह से मोल भी आपका वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मोल एक्चुअली डिफाइन किया कैसे जाता है। सो 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो बेसिकली मोल को डिफाइन किया गया विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप। सी, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, C12, C14। जो C14 आइसोटोप जो होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, इसीलिए कार्बन 12 को हम यूज करते हैं। कार्बन 12 हमारा जो होता है वो स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का। ठीक है, सो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप को अगर हम लेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को हमने 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इसको फिक्स किया। ठीक है, और 1 मोल जो होता है उसमें कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती हैं। इसको ही हम डिनोट करते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट से और एवोगाड्रो नंबर। इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है Na से। ओके, सो ये है 1 मोल का डेफिनेशन। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। सो जो हमारे पास 1 एटम जो था, इसका जो वेट होता है उसी को बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इस एटम का जो वेट होता है उसी को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कैसे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और उसका जो वैल्यू जो होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, ये हमारा वैल्यू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट का। और ये जो यूनिट जो होता है 1 AMU, इसी को यूज करते हैं हम टू डिनोट द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, एटॉमिक मास ऑफ ए एटम। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का बोला जाए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर हमसे बोला जाए मॉलिक्यूलर मास तो कितना होगा? 2 AMU, लाइक दिस। ओके, ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ मोल। अब फॉर्मूलेस देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सो फॉर एटम्स, दो कैटेगरी में हमने फॉर्मूलेस डिवाइड किए हैं, फॉर एटम्स, फॉर मॉलिक्यूल्स। कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं भी गड़बड़ किया करता था अपने टाइम पे, जो है 1 ग्राम एटम। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं कि बच्चों को लगता है कि 1 ग्राम एटम का मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ द एटम, मतलब जो एटम का सैंपल जो हमारे पास सैंपल दिया गया है वो 1 ग्राम है, जो कि गलत है। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम्स। ओके, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो जब भी आपको 1 ग्राम एटम दिया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये 1 मोल ऑफ एटम्स की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब Na एटम्स। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास ऑफ द
मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम्स. ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. सो बेसिकली ये जो है एटॉमिक मास इन ग्राम ही होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, सो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम. सिंपल. AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे तो ये 1 मोल ऑफ एटम्स का मास आ जाएगा. ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है. सो मोल्स का डेफिनेशन क्या होता है? मोल्स का डेफिनेशन क्या होता है? मास ऑफ गिवन सब्सटेंस इज ग्राम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस. मास ऑफ द सब्सटेंस इज ग्राम डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस. सिंपल. और एटॉमिक मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ग्राम में कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स पे आते हैं. मॉलिक्यूल का फंडा भी सेम है. ग्राम एटम था या ग्राम मॉलिक्यूल हो गया, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल. सिंपल सा कंसेप्ट है. ठीक है. इसका भी वही कंसेप्ट है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स इन ग्राम. सिंपल सा कंसेप्ट है. मोल्स का कंसेप्ट भी सेम है, मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मास ऑफ दैट कंपाउंड इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल. सिंपल सा कंसेप्ट है. फॉर एग्जांपल, H2O की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं. हमसे पूछा जाए कि 9 ग्राम वाटर का बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. ठीक है. तो अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कितना आएगा? 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 है, क्योंकि 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, प्लस 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितने हैं? 8. सॉरी, 8 नहीं, 16. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, तो इसका हो गया 18 ग्राम. ओके. सो मोल्स कितने होंगे? गिवन मास विच इज 9, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम विच इज 18, तो ये हो गया 1/2. So 0.5 moles of water is present in 9 ग्राम ऑफ वाटर. तो ये क्लियर हो गया हमारा मोल के सम फॉर्मूलेस. आगे चलते हैं. आगे बात की जाती है एवरेज और मीन एटॉमिक मास की. सो बेसिकली होता क्या है, कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन की बात की थी. सो जो कार्बन जो होता है वो 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है. आइसोटोप्स मेरे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल कार्बन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, C12, C14, जिसमें से C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है. तो इसी तरह से अदर एटम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बोरॉन हुआ, यूरेनियम हुआ, वो ऐसे आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो उस केस में अगर हमें इनकी एटॉमिक मास की बात करनी होगी तो हमें इनका रिलेटिव या फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा. ठीक है. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा AiXi. इसका मतलब ये है कि मास ऑफ द पर्टिकुलर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल अबंडेंस. फॉर एग्जांपल इसी कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर लेते हैं. मान लीजिए कि कार्बन 12 आइसोटोप का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 40% मान लेते हैं, और कार्बन 14 का कितना मान लेते हैं? 60%. ठीक है. तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं, तो अगर हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो कितना आएगा? कार्बन 12 का एटॉमिक मास जो कि 12 है इंटू फ्रैक्शनल अबंडेंस, 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 0.4 प्लस 6 प्लस आपका 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 60% का फ्रैक्शन कितना होगा? 0.6, विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 2 प्लस 13.2 EMU. करेक्ट. तो ये हमारा आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन. अब बात करते हैं एवरेज और मीन मोलर मास की.
एवरेज और मीन मोलर मास से अगर बात करते हैं तो ये बात की जाती है जब हम किसी मिक्सचर की बात करते हैं जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 और मोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की बात करें, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमारे पास वाटर है और हमने ऊपर से सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए वाटर के मोल्स हमारे हैं 2 मोल्स वाटर के मोल्स है और सॉल्ट का मोल हम मान लेते हैं 1। तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कितना होगा फॉर्मूले के हिसाब से, मिक्सचर कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, हमने ऊपर निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, प्लस सॉल्ट का अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना होगा सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास 23 हो गया, सोडियम का 35.5 हो गया, आपका क्लोरीन का, सो ये कितना हुआ 5 8 58.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, सो कितना हो गया 36 प्लस 58.5 डिवाइडेड बाय 3। ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये बात होती है हमारा एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर मास की, मोलर मास की। अब एक कंसेप्ट आता है वेपर डेंसिटी का, सो वेपर डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चंस में हम भी कभी कभी मॉलिक्यूलर मास ना देते हुए वेपर डेंसिटी के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है, तो उस केस में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होता है कि वेपर डेंसिटी हमारी होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली अगर हम इसी डेफिनेशन की बात करते हैं तो होती क्या है, इट्स दी रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन भी हो जाता है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन में बेस होता है। ठीक है, वो अभी हम इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में कभी मैं बता दूंगा जब हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब बता दूंगा। ठीक है, सो ये थे कंसेप्ट, बेसिक फार्मूले थे मोल कंसेप्ट के। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज लार्जेस्ट इन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोल रहे हैं कि ये सैंपल्स कुछ दिए हैं, पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली हमें मोल्स निकालने हैं, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। करेक्ट, चलिए निकालते हैं। सो ए ऑप्शन की बात करते हैं, 127 ग्राम आयोडीन, इसमें अगर मोल्स निकालें तो मोल्स होंगे हमारे मास ऑफ आयोडीन जो कि है 127 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय दी एटॉमिक मास ऑफ द आयोडीन जो कि होता है हमारा 127, इट इज इक्वल टू 1 मोल। बी ऑप्शन की बात करते हैं, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसमें हम मोल्स निकालें, मोल्स आएंगे गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम 48 डिवाइडेड बाय दी एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम विच इज 24, ये होगा 2 मोल्स। बात करते हैं क्लोरीन की, 71 ग्राम क्लोरीन की बात करें सो उसमें मोल्स जो होंगे कितने आएंगे, गिवन मास ऑफ क्लोरीन 71 डिवाइडेड बाय दी atomic mass of chlorine which is 35.5 which is equal to 2 moles। डी ऑप्शन की बात करें, 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें मोल्स की बात करें, मोल्स होंगे हमारे मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विच इज 4
divided by the atomic mass of hydrogen which is 1 equal to 4 moles. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन के. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. कोई गैशियस मिक्सचर दिया गया है, उसमें जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो आपका रेशियो ऑफ मासेस है 1:4 है. सो बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो बेसिकली एक मिक्सचर है, बीकर है, इसमें गैशियस मिक्सचर दे रखा है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. ठीक है. और इनका रेशियो जो दे रखा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 1:4. मान लो ऑक्सीजन का मास मान लो m है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा सैंपल में? 4m, बिकॉज रेशियो 1:4 है. ठीक है. अब हमें मास पता चल गया, तो हमें बेसिकली इनके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा, पहले मोल्स निकालते हैं, इनके मोल्स कितने हैं, फिर मोल्स में अगर हम Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. ठीक है. तो निकालते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज m डिवाइडेड बाई दी molecular mass of the oxygen which is 32. ठीक है. सो मोल्स निकल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं N1 से, इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू Na. मोल्स कितने हैं? m/32 इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट. ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब बात करते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की. गिवन मास 4m डिवाइडेड बाय दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28. ओके, 28, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 40 into 2 28. ठीक है. सो नंबर ऑफ molecules of nitrogen, जिसको मैं N2 से डिनोट कर रहा हूं. Not get confused with the nitrogen and N2, both are different. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 4m/28 into Na. ठीक है. अगर हमें इनका रेशियो निकालना है, अब रेशियो की बात करते हैं. इनका रेशियो कितना होगा? N1 N2. N1 है m/32 Na डिवाइडेड बाय N2 कितना है? 4m/28 इंटू Na. ठीक है. सिंप्लीफाई करें, m/32 Na मल्टीप्लाई बाय 28/4m Na. ठीक है. तो ये Na से Na कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 4 7 28. फिर कितना हो गया? 7/32. 7/32 आंसर है. देखते हैं ऑप्शन में है. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 16 gram oxygen atoms, 28 gram of carbon monoxide and 32 gram of oxygen is. ठीक है. तो एक 1 by 1 सैंपल्स को लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं. पहले लेते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो मोल्स निकालते हैं. मोल्स, इसको N1 देते हैं नाम मोल्स को. वो होगा मास 16 डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास विच इज 16, जो कि हो गया 1
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इस केस में, N1 से डिनोट कर रहा हूँ, 1 into Na एवोगाड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू Na। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड केस की बात करें जो कि है 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर इस मॉलिक्यूल में मैं बात करता हूं तो क्या इस मॉलिक्यूल में क्या हमें दिखेगा कि वन मॉलिक्यूल CO हैज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो एक मोल CO में एक मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ O in carbon monoxide which will be same as the mole of CO, ठीक है, जो कि हमने यहां से देखा था, ठीक है। इक्वल टू 28 divided by the molecular mass of carbon monoxide which is equal to 12 plus 16, 28 which is equal to 1। तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स कितने जाएंगे ऑक्सीजन के, जो कि मैं N2 से डिनोट कर रहा हूं, Na के इक्वल होंगे, Na into 1 is equal to Na, ठीक। थर्ड सैंपल की बात करते हैं जो कि हमारा था 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसमें अगर बात करें तो इसमें मेरा कितने एटम्स होंगे, तो वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। तो पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास विच इज 2 into 16 इक्वल टू 1 मोल आ गया। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ट्वाइस। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, N3 डिनोट कर रहा हूं, 2Na। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो जो रेशियो आएगा N1 is to N2 is to N3, वो किसके इक्वल होगा, Na is to Na is to 2Na। Na कॉमन है, उड़ा दो, तो रेशियो रह गया 1 is to 1 is to 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि किसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेईई हो चाहे वो नीट हो, आए हैं, पूछे गए हैं। सो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं मोल कंसेप्ट से। और भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बेसिकली मोल कंसेप्ट को जोड़ दिया जाता है आपके स्टोइकियोमेट्री से, या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी मोलैलिटी, उस केस में जोड़ दिया जाता है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।